नमस्कार पढ़न्तुओं, मैं हूं जी के साहू और वानिकी का लेक्चर लेकर के एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं द पढ़न्तु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ओके, आई होप बच्चों कि आप सभी जो हैं वो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो लेक्चर्स अभी उपलब्ध हो रहे हैं वो CGACF के तैयारी के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं 24/7। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ देखिए पढ़न्तुओं, तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उसको हम समझ सकें। और दूसरी बात, यदि आप टेस्ट देते हैं तो उससे आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। क्लियर है, और आपका लेवल आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है अपनी तैयारी को जारी रखते हुए। ओके, तो आई होप कि आप लोग टेस्ट सीरीज जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोग भी काफ़ी अच्छे से टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें, ठीक है, और उसको टेस्ट दीजिए। जो भी टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि जो टेस्ट हो चुके हैं उसका क्या होगा। ठीक है, तो सारा जो पूरा पैकेज जो है टेस्ट सीरीज का वो पूरा आपको मिलेगा। साथ ही साथ उसमें PDF भी आपको अवेलेबल हो जाता है, ताकि एट लास्ट एग्जाम टाइम पे यदि आपको मान लीजिए रिवीजन करना है तो आप पहले से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये सारी आप तैयारी आप अपनी जारी रखिए, बहुत बेहतर तरीके से आप उसको करते चलिए। ओके, देखें वानिकी में आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पढ़न्तुओं, वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। क्लियर, वाटर शेड मैनेजमेंट को समझने से पहले हम वाटर शेड को समझते हैं। वाटर शेड यानी कि एक ऐसा जल ग्रहण क्षेत्र जहां पर बहुत सी छोटी छोटी जो जल की जो धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो एक बड़ी स्ट्रीम से होती हुई, एक बड़ी जल धारा से होते हुए एक कॉमन पॉइंट पे जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वहां से वो आगे बढ़ती है और किसी नदी में, किसी समुद्र में जाकर के मिल गई, किसी झील में जाकर के मिल गई। ठीक है, या फिर वो जमीन के अंदर रिश्ते हुए भूजल में जाकर के मिल जाती है, जिससे कि जो भूजल है यानी कि ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है, तो ये एक तरह से जल को संग्रहित करने की एक युक्ति है जिसको हम वाटर शेड कह रहे हैं। ठीक है, तो वाटर शेड जो है एक पूरा एरिया जो होता है उसको वाटर शेड बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आगे के पॉइंट्स आपको समझ में आए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको पढ़ना है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो देखिए वाटर शेड यानी कि एक ऐसा नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, एक प्राकृतिक इकाई है भूजलीय तंत्र का। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम मुख्य रूप से जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करके रखते हैं। ओके, उससे हमको अन्य आवश्यकताएं जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे तो वर्षा के जल जो होता है वो क्या होता है कि पूरे एक एरिया पे जहां पे वर्षा हो रही है वहां पे क्या हो जाएगा, वो पूरा वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बारिश का पानी मोस्टली क्या होता है कि वो हो जाता है वेस्ट। क्लियर है, या तो कहीं पे थोड़ा बहुत अगर वो संग्रहित है तो इवोपरेशन हो गया या और कुछ प्रोसेस हो गया, उसकी वजह से या तो वो दूषित हो गया या कुछ भी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि यूटिलाइज नहीं हो पाता। क्लियर है, तो उसी चीज को हम क्या करना है कि उसको यूटिलाइज होने के लिए हमको उसको संग्रहित करने की सबसे पहली आवश्यकता को पूरी करनी है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए वाटर फ्लो होगा कैसे, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक लोकेशन हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊंचा नीचा ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, पोजीशन जो है, लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। उसके लिए हम टेक्निक जो भी यूज होते हैं वो सारी टेक्निक यूज करेंगे, चाहे वो GPS हो, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम हो, जिसकी वजह से हम अलग अलग स्थानों की क्या करते हैं, लोकेशन को मैप कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास एटलस है, ठीक है, मैप है, उसकी वजह से भी हम क्या कर पाते हैं, ये चीजें आगे कर पाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि वर्षा का जो पानी है उसको इस तरीके से हम लोग संग्रहित करने के लिए क्या करेंगे कि एक
जमीन पे कुछ जैसे नाली के जैसा हमने बना दिया, ठीक है, कुछ ट्रेंच बना दिए, गड्ढे हम लोगों ने बना दिया, जिसमें क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा। ठीक, पानी इकट्ठा होगा, वो बारिश का पानी, और धीरे धीरे वो क्या होगा कि छोटी छोटी धाराओं से होते हुए वो आगे बढ़ेगी और एट लास्ट जा करके एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएगी। जी हाँ, कहां पर, एक ही बिंदु पर मिलती है, वो वाटरशेड कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ऊपर फैल गया है, जी नहीं, सारी जल धाराएं, सारे स्ट्रीम्स जो हैं वो एट लास्ट एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल जाएं। ठीक, और फिर उसके बाद या तो वो आगे किसी लार्ज स्ट्रीम में, यानी कि नदी में या लेक में, झील में या समुद्र में जाकर मिल जाए, या फिर वो क्या होंगी, वो जमीन के अंदर धीरे धीरे क्या होगी, रिश्ते हुए वो जल धारा में जाकर के मिल जाएगी, भूजल धारा में, ग्राउंड वाटर में, जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर जो लेवल बना रहेगा, तो उसके बाद फिर हम अन्य आवश्यकताएं अपनी पूर्ति कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल ज्यादा है, तो जैसे हमको पीने का पानी चाहिए या फसलों में सिंचाई करनी है खेतों में, तो फिर वो बोर वगैरह हम जब लगाते हैं तो वही पानी तो हम यूज करते हैं, है कि नहीं। लेकिन भूजल यदि कम होते जाएगा तो फिर वो हम कहां तक और कब तक दोहन कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए एक इनडायरेक्ट यहां पर मेथड होता है, जिसको जल ग्रहण प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है बात। ये मैनेजमेंट क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल पहले इस चीज को समझिएगा, ये जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो कोई भी एरिया हो सकता है, वो ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है, वो पानी जो है वो आएगा। क्लियर है। ठीक, अब देखिए ये ऐसा हम डायग्राम में जो देख रहे हैं, आप ऐसा ना समझे कि पर्वत पहाड़ है वहीं से ही पानी आ रहा है, नहीं, वैसा नहीं। कोई भी ऊंचा नीचा क्षेत्र, सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पार्क हो सकते हैं, घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, सारी चीजें। क्लियर है बात। ओके, तो ये अलग अलग क्षेत्र हो गए, बसाहट भी हो सकते हैं, लोग वहां पे रह रहे हो, ये सारी चीजें। ओके, ठीक, जहां पे लोग अपना रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एक सिंपल उदाहरण देता हूं, शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मनरेगा, ठीक है, हमारी जो मनरेगा जो योजना है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे तालाब का गहरीकरण करते हैं, कुछ नालियां वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये सब काम होता है। तो वो क्यों होता है, उसमें वही होता है कि वर्षा का जो जल है वो क्या हो कि उस तालाब में जैसे ज्यादा से ज्यादा गहरीकरण होगा तो उसमें इकट्ठा होते रहेगा, है ना। जो छोटी छोटी नालियां जो हम लोगों ने बना दी, तो वो नालियों के थ्रू होते हुए वो पानी जो है वो क्या होगा कि एट लास्ट वो जा करके एक बड़ी जलधारा में मिलती है और फिर जा करके नदी वगैरह में मिल जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो नदियों में पानी बना रहेगा। ठीक है, नदी के किनारे वाले क्षेत्र वो सारे उपजाऊ रहेंगे, मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें रहेंगे, मॉइस्चर स्टोरेज उसमें रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, साथ ही साथ भूजल का स्तर भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे चल के हमको कैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी। तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो अब समझना, जैसे ये आपकी स्ट्रीम्स है, ठीक है, अब इसी में क्या रहेगा, बीच में ये सपोज ये आपके वनस्पति हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं। क्लियर। ठीक, तो अपना जो इंडिया है, भारत है, वो क्या होता है, मानसूनी जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसा है कि हमको फसल उगानी है, वनस्पति जो उगाना है, तो हमको मानसून पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन हमको तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा। हमारी जो जितनी भी बेसिक आवश्यकताएं हैं वनस्पतियों से, जल धाराओं, जलों से, मिट्टी से, वो बेसिक नीड्स जो है वो हमको मिल सके। जैसे हमको ईंधन की जरूरत पूरी करनी है, ठीक, हमको चारे की जरूरत पूरी करनी है। ओके, उसके लिए वनस्पति तो चाहिए, फसल तो चाहिए। क्लियर है बात। ओके, तो ईंधन की जरूरत, चारे की जरूरत, खाद्य पदार्थों की जरूरत, ठीक है, इसके लिए हमको साल भर हर एक समय पर हमको क्या चाहिए, वनस्पति या फसल जो है वो हमको चाहिए, क्रॉपिंग हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ मानसून पर डिपेंड करेंगे तो केवल मानसून के समय ही हम फसल उगा पाएंगे, बाकी टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। क्लियर है। ठीक है, लेकिन यदि हम सबसे इनिशियली जल ग्रहण करते हैं तो इनसे ये सारी चीजें की पूर्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है, यदि हम जल ग्रहण कर रहे हैं, वाटर शेड अपना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर लेवल बना रहेगा, यहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर का स्टोरेज बना रहेगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो वनस्पति हो रही है वो कभी भी कहीं भी उग सकती है। ठीक है, और अच्छी वनस्पति उग सकती है। क्लियर है बात। ओके,
इस तरीके से यहाँ पे वनस्पति वेजिटेशन जो है, फसल जो है वो साल भर होता रहेगा। क्लियर। और साथ ही साथ होगा क्या कि अब यहाँ पे वनस्पति रहेगी तो यहाँ का जो सॉइल है यानी कि मिट्टी है उसका अपरदन नहीं होगा। ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? ओके, तो वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है, और वनस्पति का होना, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो ये अपनाया जाता है। क्लियर है बात? तो मेनली हम क्या कर रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से हम कृषि संसाधन का, मानव संसाधन का, हम यहां पर जल संसाधन का, मृदा संसाधन का हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है उसको याद रखिएगा। जैसे एक तो आप ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूं क्या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा दैट वाटरशेड जो है वो किस तरह की इकाई है। ठीक है, तो आप याद रखें कि एक प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, एक नेचुरल यूनिट है, नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। क्लियर है, ये पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहां पे बन जाएगा। दूसरा चीज नंबर 2, सारी जल धाराएं इसमें क्या होती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। ओके, जहां पर सारी धाराएं क्या हो रही हैं, आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो संगम वहां पे हो रहा है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं जो अलग अलग छोटी छोटी धाराएं आकर के मिल रही है, तो ये आपका जो है ना, ये आपका जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। क्लियर है, तो अलग अलग कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या, जैसे भारत है, इंडिया में क्या है कि आपका टोटल जो है 6 ड्रेनेज सिस्टम में उसको बांटा गया है, अलग अलग सिस्टम। ठीक है, ऊपर सिंधु तंत्र हो गया, अब सिंधु ड्रेनेज सिस्टम, फिर ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, फिर गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। राजस्थान के लिए ड्रेनेज सिस्टम अलग रखा गया है। ठीक है, फिर वो आपका जो बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली ड्रेनेज सिस्टम हो गई, अरब सागर में मिलने वाली ड्रेनेज सिस्टम हो गई। इस तरीके से अलग अलग क्या कर दिया गया है, ड्रेनेज सिस्टम बांट दिया गया है। क्लियर है बात? ठीक है, अब वो ड्रेनेज सिस्टम है, ओके, उसके अंतर्गत अलग अलग नदी बेसिन आएंगे, नदी जो अपवाह तंत्र है वो आएंगे, उसमें फिर सब सिस्टम आएगा। तो इस तरीके से ये आपका चलता है। जैसे कि ये टोटल आपका जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया मान लो सिंधु का। ठीक है, अब वो सिंधु के अंतर्गत जाओगे तो फिर इसमें ये अलग अलग यहाँ से वो वर्षा का जल और अन्य नदियों का जल, वो सब कुछ जो है उसमें आकर के मिलेगा इस तरीके से। क्लियर? ठीक, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैचमेंट एरिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका कैचमेंट एरिया या ग्रहण क्षेत्र हो गया। ओके, ये एक चीज याद रखें। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, वाटरशेड क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक वाटरशेड एटलस जारी करती है जिसमें पूरा पोजीशनिंग सिस्टम के तहत आपका कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या ड्रेनेज सिस्टम है, नदी बेसिन है। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर जरूरत हो रही है या पानी की कमी है तो वहां पे पानी प्रोवाइड करना, ऐसे क्षेत्रों में जल संग्रहित करना ज्यादा जरूरी होता है तो ऐसे लोकेशन को ट्रेस करना, वो सारी चीजें करने का काम करती हैं। ठीक है, अब तो ये आपका जो है वाटरशेड की कोडिंग भी करती है, एक नामकरण उनका करती है कि कौन सा बेसिन है, कौन सा क्षेत्र है, वो एक कोडिंग के थ्रू आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये एटलस जारी करना, कोडिंग करना और उस पूरे एरिया को आइडेंटिफाई करना, ये जो पूरा काम है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, और इसके तहत ये वाटरशेड को 3 अलग अलग क्लासेस में बांटती है। ओके, कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो आप देखिए 3 मुख्य रूप से, माइक्रो, मिनी और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो जो है वो एक ऐसा जल ग्रहण क्षेत्र है जो 200 से 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पे आएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या जो लार्ज क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि जो जहां से आ रही है कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि एरिया क्या हो रहा है, वो कम होते होते आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम जो है 200 वर्ग किलोमीटर से लेकर के
1 वर्ग किलोमीटर तक का जो पूरा एरिया होगा तो वो आपका माइक्रो वाटर शेड के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? देखिए ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है ना, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? मान लीजिए ये कुछ एक आपको डेटा दे दिया और उससे बोलेगा क्या कि बताएं कि ये कौन से वाटर शेड के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिए माइक्रो 200 से 1 है, तो वहीं 500 से 200 है तो स्क्वायर किलोमीटर है तो आपका मिनी वाटर शेड के अंतर्गत आएगा। और उसके ऊपर जाओगे तो फिर आपका 5 लाख से लेकर के 500 वर्ग किलोमीटर तक आपका ये मैक्रो वाटर शेड में आता है। इस तरीके से ये बांटा गया है। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये तो मेनली हो गया माइक्रो, मिनी और मैक्रो, इस हिसाब से इसको यदि हम लोग बांटेंगे तो फिर माइक्रो में अलग अलग ग्रेड होता है, जिसमें टोटल 5 या 6 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसा करके। ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा 5 to 1, 10 to 5, 100 to 50। ठीक है, इस तरीके से फिर आपका 150 to 100, फिर 200 से 150, ऐसा करके ये अलग अलग इसमें ग्रेड्स होते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेनली हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट में कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या करनी होती है चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे बेनिफिट क्या है, इसको थोड़ा सा बात करते हैं। वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो देखें, वाटर शेड मैनेजमेंट नेचुरल बाउंड्रीज के अंतर्गत लैंड का, वाटर रिसोर्स का और वेजिटेशन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है। ओके, इससे होगा क्या? इससे हमारी जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति होगी। फूड, फॉडर, फ्यूल, फ्रूट्स एंड टिम्बर, ये जो सारी जरूरतें हैं इसकी पूर्ति हो पाती है। क्लियर है? इसलिए वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, क्रॉपिंग है, इन सब को मिला करके हम एक साथ कलेक्टिव टेक्निक्स अपना करके काम कर रहे हैं प्राकृतिक सीमाओं के अंदर। कहने का मतलब क्या? सपोज जैसे हम जल संग्रहण करने के लिए या सिंचाई व्यवस्था या बिजली उत्पादन, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? डैम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये डैम जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसका कहीं ना कहीं हम दोहन कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज उस एरिया में जहां पे हमको डैम बनाना है तो उस एरिया में जो यदि मान लीजिए बसाहट है तो उनको वहां से हटाकर कहीं और विस्थापित करना पड़ता है। या फिर वहां पर क्या होता है कि यदि वनस्पति है पहले से तो उसका क्या करो, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, वनों को काट दिया जाता है और फिर वहां पर वो सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं स्टोरेज के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो इसमें हम प्राकृतिक रूप से करते हुए सारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये आपका वाटर शेड मैनेजमेंट है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है ना? व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द वाटर शेड मैनेजमेंट, या फिर इनमें से क्या वाटर शेड मैनेजमेंट या जल ग्रहण प्रबंधन को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है या कारक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे जो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नंबर 1, जैसे कि वाटर शेड का आकार और क्षेत्र। ठीक है, वाटर शेड का जो साइज है, जो एरिया है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मतलब पूरा लोकेशन आप लोग, पोजीशन आप लोग देखेंगे कि हाई लेवल है, लो लेवल है, किस तरफ कहां से जा करके उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो आकर के मिले सारी जलधाराएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्वे करना पड़ता है, डोर टू डोर सर्वे भी आपको करना पड़ सकता है। वहां पर जा करके लोगों की जरूरतों को पूछा जा सकता है। ठीक है, टोपोग्राफिक जो मैंने आपको बताया, कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, तो उसको फिर कैसे करें और कैसे पासेज दें, पानी को रास्ता कैसे दें कि जाकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, तो वो एक आपका क्या हो जाता है, एक टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, मिट्टी,
भूमि का प्रयोग, भूमि का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर हम स्कूल बना दिए, कहीं पार्क बना दिए, कहीं पर आप घर बना दिए, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो वहां से ये भूमि के प्रयोग को, लैंड के यूज को किस तरीके से करना है और क्या करना है, उसके आधार पर हमको वाटरशेड की प्लानिंग करनी होती है, क्लियर है। जैसे सपोज कि अब मान लीजिए कि वाटर को फ्लो होने के लिए एक पर्टिकुलर जो रास्ता चाहिए, उस रास्ते पे मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, ठीक है, कुछ बना हुआ है, किसी का घर है मान लीजिए, क्या किसी का खेत है मान लीजिए, क्लियर है, लेकिन हमको वो रास्ता चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे हमको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि भैया आपकी जो जरूरतें हैं वो इससे पूरी होंगी, तो वो जब अपना फायदा समझेगा तो फिर वो क्या करेगा, हमारे प्लान के साथ जुड़ेगा। इस तरीके से फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, उसमें यह रहता है। वनस्पति का आवरण, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, वनस्पति का कहीं एकदम घना आवरण है, वहां पर जाना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वो ढलान वाला एरिया है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो ये आपको वनस्पति जो है उसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कटाई छटाई करनी पड़ेगी, तभी वो रास्ता मिल पाएगा। ये सारी चीजें, लोगों की सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी डिपेंड करती है वाटरशेड मैनेजमेंट को, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात करें ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, कि क्या उद्देश्य है वाटरशेड मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या जो है वो वाटरशेड मैनेजमेंट से, यानी कि जल ग्रहण प्रबंधन से उसकी पूर्ति होती है, ठीक है, क्या फायदा पहुंचता है, क्या बेनिफिट मिलता है, इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 हमको कंटिन्यूअस या सस्टेन्ड प्रोडक्शन हमको मिलता है, सतत प्रोडक्शन, सतत उत्पादन हमको मिलता है, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, जल ग्रहण करने से क्या हो रहा है कि मिट्टी में जल की मात्रा बनी हुई है, मॉइस्चर कंटेंट बना हुआ है, तो हम ऐसे भी उसमें फसल ले रहे हैं, ऐसी भी वनस्पति उसमें उग रही है जो कि सिर्फ मानसून आधारित नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो क्या हो सकती है, अपना न्यूट्रिशन लेकर के वो उग सकती है, क्लियर है, उससे हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो सतत उत्पादन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, तो इससे ये होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल होगा, इसमें स्थिरता आएगी, ठीक है। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट के दौरान, जो रिसोर्सेज के दौरान, उसको हम लोग रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक है। पानी का स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर हम वहां पे कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज करने के लिए जैसे टैंक बना दिए, डैम बना दिए, तो अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी जगह पे क्या हो रहा है कि नेचुरली पानी वहां पे संग्रहित हो रहा है, और उसके आधार पर हम उसको पानी की जो भी जरूरत होगी हमारी पीने की, सिंचाई करने की या अन्य जरूरतें, वो सारी जो है वो यहाँ से पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज है। सॉइल का जो इरोजन है उसको हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि उस वनस्पति के, वृक्षों के जो जड़ हैं, ठीक है, उसकी वजह से अपर्दन रुक जाता है, ठीक है, जो रूटिंग सिस्टम होता है ना, क्योंकि जैसे कि ये आपका ये वृक्ष है मान लीजिए, तो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो उसका अपर्दन नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आपका वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो यूजफुल है। इकोसिस्टम जो है उसको सिक्योर करने के लिए, जैव तंत्र की सुरक्षा के लिए आपका वाटरशेड मैनेजमेंट आवश्यक है, ठीक। लोगों की आर्थिक स्थिरता, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपका अब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है, कभी भी कोई फसल ली जा सकती है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अपॉर्चुनिटी बन रही है, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे लोगों की आर्थिक स्थिरता तो आएगी ही, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो मनरेगा का उदाहरण लिया, वो इसी वाटरशेड मैनेजमेंट के तहत हम आप जो है समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। ओके, भूजल का पुनर्भरण, जी हाँ, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये पॉसिबल हो रहा है क्यों, किससे, वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा वो आपका बनेगा कि ये कौन सा यूनिट है, कहाँ किस तरीके से काम होता है, तो प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत काम होता है, ठीक है। इसमें कौन से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं, तो याद रखिए हम लैंड का, वाटर का और वेजिटेशन का हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं बाय द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्लियर है, जिससे कि ह्यूमन जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति हो सके, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं, जैसे कि जो रिवर बेसिन है, ठीक है, वो
नदी तंत्र में भी जल की मात्रा जो है वो बनी रहेगी, तो एक वो फायदा है। लैंडस्लाइड जो है वो जो होता है, भूस्खलन जो होता है वो यहाँ पर रुक जा रहा है। मृदा अपरदन जो हमने समझा, उसी के तहत हम लोग लैंडस्लाइड को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो वृक्ष के रूटिंग सिस्टम पर, जड़ीय तंत्र पर, जड़ तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस वाटरशेड मैनेजमेंट के तहत आप पढ़े। ठीक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा इसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्लियर है। ओके, वाटरशेड मैनेजमेंट के तहत जो योजना है, जैसे कि हमने देखा आपका मनरेगा, ये आप उसको याद रखिएगा, क्लियर है। ओके, तो उसके बारे में कुछ चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट, क्लियर। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके तहत फिर जो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, क्लियर इतनी चीजें। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। सीजीएसईएफ की तैयारी तो एक बात है, जो भी सीजीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, प्रीलिम्स या मेंस की, या करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे नए कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीपीएससी की प्रीलिम्स की बैच है, प्री प्लस मेंस की बैच है। मेंस की जो बैचेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश सेपरेट बैच है, तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीटली आपको प्योर जो लेक्चर है वो इंग्लिश में, और आपका नोट्स भी इंग्लिश में आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो भी कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया है, ताकि डिस्टेंस लर्निंग को हम सही तरीके से कर पाएं। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी कंप्लीटली, ओके, और शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म बैचेस आपकी चलती रहेंगी। मेंस का भी आपका अभी से पूरा आपका तैयारी होते रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसमें क्लास टेस्ट भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस है। सारी चीजें बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।